हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आज एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहला यूनिट बायो का एक दमदार सेशन जो आपके बहुविकल्पी का संग्राम होगा, उसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। और एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चारों ऑप्शन पे विचार करेंगे। हम लोग जल्दी फटाफट क्वेश्चन को लाए हैं। आप लोग जवाब देते रहिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे नए आए हैं वो जुड़ते जाएंगे और शेयर करना है सभी को। आज का टारगेट बना के चलना है। सभी विद्यार्थी कम से कम 5 लोगों को शेयर करना है, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मैं सारे सेशन सारे यूनिट का एक एक इकाई का सेशन लेकर के बहुविकल्पी लेके आ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे सभी लोग। तो लव यू ऑल सभी को, बहुत मस्त होंगे। और दीपावली त्यौहार भी जा चुकी है, तो जाने दीजिए और अपनी नई दीपावली की तैयारी करें जो जीवन में प्रकाश लाने वाला है, अर्थात आपकी एग्जाम का। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत मस्त होता है क्योंकि ये आपको 1 नंबर देता है। क्या देता है? 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है और ये आपको 1 नंबर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखना, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आवृतबीजी पौधे। देखो, इसका ऑप्शन भी आपके सामने है और आपको उत्तर भी दिख रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन पे आपको भी विचार करना है। आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है। देखो कितना सिंपल है। पुंकेसर आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे मतलब जिनका बीज फलों से ढका होता है, उसे आवृतबीजी पौधे बोलते हैं। उनमें पुंकेसर क्या होता है? मादा जनन अंग होता है कि नर जनन अंग होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, खा हो जाएगा, नर जनन अंग होगा। इसका आंसर आपके पास था, छिपा था, इसलिए दिख रहा था, इसलिए आराम से आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया, एक प्रारूपी आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजांड धानियों की संख्या कितनी है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2019 का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कितनी होती है? कितनी होती है संख्या जी? 1 2 3 4। तो लघु बीजांड धानियों की संख्या 4 होती है। अक्सर 4 पर ही टिक करेंगे। लघु बीजांड धानियों की संख्या 4 होती है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लघु बीजांड धानियों किस में पाया जाता है? नर जनन तंत्र में, या हम कहेंगे मादा जनन तंत्र में? तो हम कहेंगे नर जनन तंत्र का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है प्रतिमुखी। देखो, प्रतिमुखी एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। कहाँ पे उपस्थित होती है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती है। तो प्रतिमुखी कोशिकाओं को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है बीजांड। बीजांड क्या होता है बेटा? बोलो। बीजांड। बीजांड मतलब ओव्यूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओव्यूल में बहुत सारे भाग होते हैं। तो निभागी छोर की तरफ होता है। निभागी छोर किधर? निभागी छोर। इसका का ऑप्शन सही है? तो उत्तर तो इसमें दिया है, अगले उत्तर नहीं मिलेगा। अब ये 2 टेलर था आपको बताने के लिए। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है? 2 शब्द होता है, भ्रूण कोश और पोष। तो यहाँ पे आपको बताना, भ्रूण पोष में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है? सहायक कोशिका, यस। अंड कोशिका, यस। प्रतिमुखी कोशिका, यस। ये सभी यस। तो हम लोग सभी पाई जाती है, तो हम लोग सभी में टिक मारेंगे, अर्थात इसको ही सही करेंगे। भ्रूण कोश में सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण कोश में सभी कोशिका पाई जाती है। भ्रूण कोश में देखो, भ्रूण कोश जो होता है उसमें 7 कोशिका पाई जाती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर भी पूछता है, तो यहाँ पे सभी कोशिका पाई जाएगी, ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जौ है, जौ के
जौ के 100 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री की आवश्यकता होगी? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मस्त है, बताना। 125 बहुत सिंपल इसमें क्वेश्चन दिया गया है। 125 अर्धसूत्री होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे होता है 125, इसको जानने के लिए आप मेरे ही चैनल में आप जाइए। इसको मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ, एकदम डिटेल से समझाया हूँ। और वो कब समझाया हूँ, ये क्वेश्चन को आपको कब समझाया हूँ, जा कर के उसमें देखना। लास्ट क्लास में इसी चैप्टर का, पहले चैप्टर का लास्ट क्लास में इसको समझाया था। क्योंकि 100 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री की आवश्यकता होगी? 100 दाना कैसे बनता है? तो कहता है जब निषेचन होता है, और निषेचन के लिए पहले नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आपको समझना पड़ेगा, और उसके गैमेट को समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया? फटाफट बताएंगे, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, बताओ। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा लीवेनहॉक, माहेश्वरी, विंकलर व कूपर द्वारा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, का नंबर, बहुभ्रूणता, लीवेनहॉक। बहुभ्रूणता मतलब होता है कि जब एक ही फल में या बीज में, एक ही फल में कई बीज होते हैं। जैसे संतरा ले लो, नींबू ले लो, तो संतरा और नींबू में बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा है, कई बीज उसमें इकट्ठा होते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक, तो लीवेनहॉक जिसमें दिया गया, तो लीवेनहॉक हम मान लेंगे, लीवेनहॉक ने दिया था, और पहली बार संतरा में किया था। दूसरा क्वेश्चन आ गया, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, बहुत सिंपल सा, इसको रट लेना है एकदम, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान, बीजांड ओव्यूल का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, उसे कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो, बीजांड का वह भाग जहाँ पर बीजांड वृत्त होता है, वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त होता है। तो बीजांड वृत्त अक्सर कहाँ पर होता है? नाभिका पर होता है। कहाँ होता है? नाभिका पर होता है भाई, नाभिका पर, ठीक है, हाइलम या नाभिका पर होता है। देखो, ये क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से जो बच्चा बीजांड की संरचना, इसकी संरचना जानता होगा। बीजांड की संरचना आपको समझना है, तो मैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल से 1 बाय 1 करके एक क्लास पढ़ाया हूँ, उसमें जा कर के बीजांड की संरचना और प्रकार वाले में जाकर देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। परिभ्रूणपोष, ठीक है, अवशेष होता है, परिभ्रूणपोष अवशेष होता है, किसका होता है जी? सिंपल बताइए, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, या भ्रूणपोष, या बीजांडकाय? परिभ्रूणपोष एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, बीजांडकाय का ही होता है, वो अवशेष होता है जिसमें बीजांडकाय शेष होता है, परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है जी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, कैसे होता है? आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष ना कि कोष, दो शब्द होता है, भ्रूणपोष कोष, कैसे होता है बताओ? द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। देखो भैया, द्विगुणित जाइगोट होता है, ठीक है, बहुगुणित का कोई मतलब नहीं, बहुगुणित होता है, हम कह सकते हैं, हम एक डायग्राम पढ़े थे आपको याद होगा, टैपिटम होता है, लेकिन ये होता है त्रिगुणित। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। देखो, दोहरा निषेचन होता है, कहाँ पर होता है, किस में होता है दोहरा निषेचन? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना सिंपल और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, दोहरा निषेचन किस में होता है? तो हम कहेंगे सर, दोहरा निषेचन जो होता है आवृतबीजी पौधे में होता है। किस में होता है? आवृतबीजी पौधे में, यानी एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है,
द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, यानी मतलब क्या होता है, द्विनिषेचन का कहना क्या है, ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया है। द्विनिषेचन का मतलब होता है क्या, पहला ऑप्शन देखो का कह रहा है दो युग्मक का दो नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलन, गलत बात है। एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से, क्या बढ़िया है, एकदम सिंपल, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिए है दोहरा निषेचन, भाई साहब ये दोहरा निषेचन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीजांड यानी ओव्यूल का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, अभी अभी क्वेश्चन आया है, सिंपल सा है, नाभिका सर, नाभिका। इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा आपको, इस संरचना जो बच्चा पढ़ा होगा फटाफट इसका आंसर दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते, जल परागित पादप का नाम, जल परागित मतलब जल परागण कौन सा इसमें पौधा है, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल है, हाइड्रीला सर, एकदम सिंपल बेटा, नींबू होगा नहीं, जलीय पौधा होता है जिसमें जल परागण के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें जल परागण नहीं होता है, होता जलीय है लेकिन उसमें जल परागण नहीं होता है। ये सारा डिटेल में पढ़ाया हूँ, चैप्टर नंबर 1 में चले जाओ और आराम से वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है, कूट माने असत्य बोलते हैं जी, असत्य फल कौन सा है, जल्दी से बताना, कूट फल असत्य फल कौन सा, सेब, अंगूर, आम और मटर। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सेब। सेब जो है ना बेटा, देखो फल हमेशा, अगर हम फल की बात करें तो फल हमेशा अंडाशय से बनता है, लेकिन जो ये बनने वाला फल है सेब, वो पुष्पासन के भाग से है, यानी पुष्प के कई भागों से मिलकर बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भ्रूणपोष में कितना होती है, अरे सर एकदम सिंपल सर, क्या है 3x यानी 3n होती है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। भ्रूणपोष हमेशा 3n ही होता है, यानी 3x दिया 3n, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आभासी फल नहीं है, ये आपको बताना, कौन सा ऐसा है जो आभासी फल नहीं माना जाता है, ठीक है। आभासी फल यानी असत्य फल नहीं माना जाता है, वो हो जाएगा आम, ये बात याद रखो। सेब आभासी है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट, इसे असत्य फल कहते हैं या आभासी फल कहते हैं, लेकिन आम इसमें आभासी फल नहीं है। वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका सामने उपस्थित हो गया, सर्टोली कोशिका, देखो अगले चैप्टर का है, सर्टोली कोशिका कहाँ होती है या क्या काम करती है, किस तरह काम करती है। सर्टोली कोशिका चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे, मानव जनन में, क्या आपको पता है मानव जनन, आप पढ़ें मानव जनन। सर्टोली कोशिका क्या होती है, इसका काम क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर्टोली कोशिका किस में होती है, पहला नंबर विषण में होती है, सभी बच्चों को पता है, क्यों, सर्टोली कोशिका कहाँ होती है, विषण में होती है, ठीक है। और क्या करती है जी, सर्टोली कोशिका क्या करती है, सर्टोली कोशिका सर कुछ काम करती है, पोषण देती है, एकदम सही बात है। मनुष्य के आमाशय में तथा सेल स्रावित करती है, एकदम गलत क्वेश्चन हो जाएगा इसका। मनुष्य के विषण टेस्टिस में होती है और शुक्राणु को पोषण देती, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका खा नंबर, ठीक है, बस हो गया। लैंगरहैंस द्वीप का ग्लूकागान से कोई मतलब नहीं है, ये पैंक्रियाज का है। दायालिंद और बाया संकुचन ये हृदय की बात है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो इसका खा नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूरी मीसोडर्म स्तर से होता है, बताना है आपको, फटाफट, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। निम्नलिखित में किसका उद्भव मीसोडर्म से होता है, तो मीसोडर्म से रक्त होता है भाई, रक्त एकदम रुधिर जिसे कहते हैं, इस भ्रूण के मीसोडर्म से बनता है, इसको भी मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाएं जिसमें
जिसमें कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से लिंग परीक्षण करते हैं। अरे बाप रे, एकदम सिंपल। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से लिंग परीक्षण करते हैं, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्र के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा परीक्षण किया जाता है। लिंग गुणसूत्र जिसे हम लोग बॉडीज, इसमें एक एग्जाम्पल है बेहतरीन सा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। ठीक है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो द्वितीयक लक्षणों के लिए अनिवार्य होता है? इसका ऑप्शन आपके सामने प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और रिलैक्सिन और एंड्रोजन, इतने हार्मोन्स दिए गए हैं। आपको जल्दी जल्दी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आंसर आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। देखो, एस्ट्रोजन होता है, ये मादा में पाया जाता है भाई साहब, ये मादा में होता है। रिलैक्सिन मादा में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन मादा में पाया जाता है। सीधा ये जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, ये नर में पाया जाता है। चलो अगले की तरफ चलते हैं। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स का नाम बताना है। बहुत सिंपल। LH क्या करता है? यस सर। FSH क्या करता है? यस। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यस। तो इसमें घ नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है आवर्त चक्र MC जो माहवारी को नियंत्रण करने का काम करता है। चलो फटाक से आगे चलते हैं। मोरूला एक विकासी अवस्था है। मोरूला एक विकासी अवस्था है, क्या काम करता है मोरूला? तो हम कहेंगे सर, युग्मनज व कोरक पुटी के बीच का होता है। बिल्कुल सही बात। मोरूला युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, फिर कोरक पुटी ब्लास्टोमियर बनता है, उसी के बीच का स्थान है। बिल्कुल सही बात। कोरक पुटी गैस्ट्रुला के हो ही नहीं सकता है भाई, अंतरोपण की बात की अवस्था कोई इसमें माध्यम नहीं। तो पहले आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट जवाब देंगे। हर बच्चे 5 बच्चे को जोड़ना है। ये समझ लो, हर बच्चा 5 बच्चे को जोड़ेगा। चलो जोड़ना स्टार्ट करो और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ऐसे ही क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। आज पहली यूनिट खत्म होगी, ऐसे में सारे यूनिट को एक दिन लेकर के आने वाले। निम्नलिखित में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं यार? कितना स्पर्मेटोगोनिया, युग्मनज और द्वितीयक ऊतक या उगोनिया में किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? ये आपको बताना है। 23 गुणसूत्र किसमें होते हैं आपको बताना। अरे सर बहुत सिंपल सा, द्वितीयक ऊसाइट में। द्वितीयक ऊसाइट कैसे बनता है बेटा? जब प्राइमरी ऊसाइट में अर्धसूत्रीय होता है द्वितीयक बनता है। भाई साहब इसको मैं एकदम सिंपल से समझाया हूँ, जा करके आप पढ़ लो भैया बाबू, जा करके आप पढ़ लो। स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सिंपल सा, और ऊसाइट वाले में दोनों में स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 कोश की अवस्था में भ्रूण कहलाती है। 16 कोश की अवस्था में भ्रूण क्या बनता है जी? वो बनता है मोरूला। एक देखो 2, 4, 8, 16, 32 सब समझाया हूँ, उसे मोरूला बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 16 कोश की अवस्था को हम लोग मोरूला बोलते हैं। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली होती है? जल्दी से बताना है। ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय यानी मां से जोड़ने के लिए कौन सी झिल्ली होती है? अरे कौन सी झिल्ली बनती है ये आपको बताना। अपरा जी, अपरा, जिसे हम लोग प्लेसेंटा या कोरियन बोलते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? अरे ब्लास्टूला।
यस सर, ब्लेस्टुला अवस्था में रहता है, इसका ऑप्शन यही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम धैर्य से और ध्यान से सुनिए। नीचे दिए गए यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, नीचे दिए गए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड STD जिसे कहते हैं डिजीज में उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। लैंगिक अंग को नहीं प्रभावित करता। अरे एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल। बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, फटाफट बोलना है। कौन सा ऐसा है जो कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जिसमें लैंगिक अंग प्रभावित नहीं होता है? अरे सिंपल है यार, एड्स होगा। सिंपल क्या होगा? एड्स, जिसमें कहते हैं लैंगिक अंग प्रभावित नहीं होता है। यस, लैंगिक अंग नहीं प्रभावित होता। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधि क्या है? जनन क्षमता की स्थायी विधि बताओ, स्थायी विधि कौन सी है जो जनन क्षमता को सीमित रखती है? जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधि कौन सा है बताओ? स्थायी बहुत सिंपल है, बाध्यकरण। स्थायी विधि मतलब बाध्यकरण। बाध्यकरण में नसबंदी कहते हैं, जिसे वैक्सोटॉमी ट्यूबोक्टॉमी के नाम से जानता है। वैक्सोटॉमी माने पुरुष नसबंदी और ट्यूबोक्टॉमी माने महिला नसबंदी। जो एक स्थायी विधि। कंडोम का जो प्रयोग तभी बच्चा नहीं होगा, अस्थायी। औषधि और माला डी, माला एन, सहेली, ये औषधि खाएंगे। आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब होता है कि MC के 10 से 17 दिन के बीच किसी स्त्री के साथ संभोग न किया जाए ना, ये तो अस्थायी है। स्थायी है जो एक बार हो चुका, दोबारा अब उनके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है। अगला चलिए, परख नली शिशु का अभिप्राय क्या है? परख नली शिशु किसे कहते हैं? क्या परख नली में बच्चा पैदा होता है? नहीं सर, परख नली में नहीं होता। परख नली शिशु का टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF है ना जी, IVF सुने हो? IVF सुने ना बच्चों? IVF सुने होंगे। IVF की बात हो रहा है। तो शिशु, परख नली शिशु का निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में, गलत बात। निषेचन और विकासी भ्रूण परख नली में, गलत बात। अरे यार, टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा होगा नहीं। निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में अंतरोपण, गा नंबर इसका सही हो जाएगा, एकदम सही, सुंदर। परख नली में वर्धित शिशु, गलत बात है, तो इसका गा नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीकी है, ठीक है, ART जिसे कहते हैं, वह जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो। उसे ICSI कहते हैं। गा नंबर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो, GIFT में क्या होता है? इसमें गैमिट का ट्रांसफर कहते हैं। ZIFT जाइगोट का ट्रांसफर कहते हैं। ET मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। लेकिन कह रहा है सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है, बाहर लेकर दोनों को क्षेपित किया जाता है, उसे ICSI बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिफिलिस रोग का कारक जनक का नाम बताओ। किससे होता है सिफिलिस? अरे सर, हम पूरा बता दे बेटा, एकदम सिंपल। ट्रेपैनोसोमा पैलिडम, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम। जाके वीडियो देख लोगे, इस चैप्टर को भी मैंने बहुत डिटेल से समझाया। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारक होता है। एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है भाई? एड्स विषाणु से होता है, जिसे हम कहते हैं HIV वायरस, HIV वायरस के नाम से जानते हैं, उसी से होता है। चलिए अगली तरफ चलते हैं। कहता है UNFPA एक रिपोर्ट के अनुसार, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रिपोर्ट है, के अनुसार देखना, के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर से विश्व की जनसंख्या पृथ्वी के भार की ग्रहण क्षमता के बराबर नहीं, उसके बराबर हो जाएगी। कब तक हो जाएगी?
कब तक, तो ये रिपोर्ट बताया था 2021 तक हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, आगे चल के क्या भी हो सकता है पता नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पुरुष नसबंदी पुरुष से संबंधित है, यानी पुरुष नसबंदी की बात कर रहा है। क्या पुरुष से इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या वैक्सोटॉमी है, बिल्कुल सही, वैक्सोटॉमी होता है। टिबोक्टॉमी महिला से संबंधित है, गोलियां महिला से संबंधित है, उपरोक्त की तो बातें छोड़ दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर टी, ध्यान दो, कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है जी, कॉपर टी किसको रोकता है, कॉपर टी क्या करता है, निषेचन को रोकता है, अंड का परिपक्वन या अंडोत्सर्ग या ब्लास्टोसिस्ट का रोकता है। एकदम सिंपल, निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जो है स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने देता है, यानी निषेचन को रोकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, ये यूनिट की हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, दूसरे यूनिट को लेकर के आते हैं। सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत लोगों तक शेयर करते रहो। गुड नाइट, गॉड ब्लेस बच्चों।